हेलो स्टूडेंट्स, अभी हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था, डिस्कस किया था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में न्यूक्लिक एसिड का। ठीक है, चैप्टर 6 था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में बताया था, इसमें सबसे पहले हमने न्यूक्लिक एसिड के बारे में ये बताया था कि न्यूक्लिक एसिड इज ऑफ टू टाइप्स। एक तो होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। ये दो न्यूक्लिक एसिड को बताया था लास्ट लेक्चर में कि न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक डीएनए और दूसरे आरएनए। अब हम एक एक करके दोनों का स्टडी करेंगे इस चैप्टर में, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। एक्चुअल में डीएनए ही आरएनए को सिंथेसाइज करता है हमारे सेल में, आरएनए ऑलरेडी होता नहीं है। ये दोनों मिलकर काम कैसे करते हैं? एक अकेला अगर डीएनए ना रहे तो आरएनए नहीं बनेगा, अगर डीएनए रहे आरएनए ना बनाए तो डीएनए का काम नहीं चलेगा। दोनों एक दूसरे से म्यूचुअल, ये मतलब डीएनए ही आरएनए को बनाए, डीएनए डायरेक्ट कोई फंक्शन नहीं कर सकता। जैसे अगर प्रोटीन सिंथेसिस करना है, डीएनए का काम होता है, पढ़े होगे सेल डिवीजन, तो सेल डिवीजन पढ़े होगे उसमें पहले होता है इंटरफेज, जिसमें G1 फेज, S फेज, G2 फेज आता है। उसके बाद आता है M फेज या डिवीजन फेज। जब तक इंटरफेज का G1, S, G2 ना हो, M फेज नहीं होगा। यानी कि जब तक G1 फेज में सारे के सारे प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं, जब तक प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा, एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, यानी एक डीएनए क्या होता है, दो डीएनए बनता है, या डीएनए का ये रेप्लिकेशन होगा। तो जब तक डीएनए का क्या ना हो, रेप्लिकेशन ना हो, या एक डीएनए से दो डीएनए ना बने, तब तक G2 और M फेज नहीं हो सकते। तो कहीं भी किसी भी सेल में आज हम लोग जो ग्रो कर रहे हैं, आज हम लोग जो हमारी बॉडी मेटाबॉलिकली फंक्शन कर रही है, वो ड्यू टू एक्शन ऑफ डीएनए। अगर डीएनए अपना काम ना करे तो हमारी सेल सरवाइव नहीं कर सकती। अगर कोई भी सेल है, इस सेल के अंदर अगर कोई मेटाबॉलिज्म हो रहा है, मेटाबॉलिज्म में एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म हो रहा है, तो ड्यू टू एक्शन एंड एक्टिविटी ऑफ डीएनए। डीएनए अगर काम ना करे तो सेल के अंदर ना प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगी, और ना कोई अदर मेटाबॉलिज्म होगा। अगर डीएनए के अंदर एंजाइम बन रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, डीएनए क्या करेगा, आरएनए बनाएगा, आरएनए से प्रोटीन बनवाएगा। अब उस प्रोटीन के रूप में क्या बनवाएगा? दो तरह का प्रोटीन बनवाता है आरएनए से, एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन, एक फंक्शनल प्रोटीन। स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनेगा तो बॉडी बिल्डिंग होगी, फंक्शनल प्रोटीन बनेगा तो क्या करेगा, ये एंजाइम्स बनवाएगा, हार्मोन्स बनाएगा, डिफरेंट रेगुलेटरी, अभी इसके लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था मैंने, एंटीबॉडी बनवाएगा। ये सारा काम डीएनए करता है। तो डीएनए अगर सेल के अंदर एक्टिव है तो वो आरएनए से अपना सारा काम करवाएगा। तो कोई भी सेल के अंदर अगर फंक्शन हो रहा है तो उसमें डीएनए के ही इन्वॉल्वमेंट के कारण हो रहा है, अदरवाइज नहीं हो रहा है। डीएनए अकेला कुछ नहीं कर सकता, इसलिए ये अपने 3 आर्म्स बनाता है, mRNA, rRNA, tRNA। तो डीएनए इस चैप्टर में हम यही तो मेन जो बेसिक है, इस थीम है इस चैप्टर का, वो यही है कि जो डीएनए होता है ये 3 चीज़ बनाएगा। एक बनेगा mRNA, दूसरा बनाएगा rRNA, और तीसरा बनाएगा tRNA। और ये tRNA और rRNA दोनों मिलके mRNA से क्या बनवाएंगे, प्रोटीन बनवाएंगे। तो वो प्रोसेस जिससे डीएनए से आरएनए बनता है, ये तीनों, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ये तीनों इवेंट जो हो रहे हैं, इस इवेंट को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। द फिनोमिनॉन बाय विच डीएनए सिंथेसाइज आरएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, एंड द प्रोसेस बाय विच आरएनए सिंथेसाइज प्रोटीन इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। तो इस पूरे चैप्टर में जो मेन थीम है वो दो ही है, एक ट्रांसक्रिप्शन, दूसरा ट्रांसलेशन। अब डीएनए, अब इस ट्रांसक्रिप्शन को पढ़ने के पहले हम डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिर डीएनए का रेप्लिकेशन पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे कि डीएनए आरएनए को कैसे बनाता है, फिर पढ़ेंगे कि आरएनए प्रोटीन कैसे बनाता है। पूरा थीम इस चैप्टर का यही है। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये चैप्टर में आपको कहीं परेशानी ना हो कि कहाँ क्या इवेंट हो रहा है। तो पहले तो हम लोग डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे कि डीएनए आरएनए को कैसे बनाता है,
क्योंकि अगर डीएनए आरएनए को ना बनाए तो फिर आगे का प्रोटीन नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा तो हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म क्रैश हो जाएगा, चेक हो जाएगा। भाई लिविंग नॉन लिविंग में ग्रोथ क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसमें प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होती है। नॉन लिविंग की बॉडी फाइट क्यों नहीं कर सकती है? क्योंकि उसमें प्रोटीन सिंथेसिस के थ्रू एंटीबॉडी नहीं बनता। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई भी मेटाबॉलिज्म क्यों नहीं होता? क्योंकि उसका डीएनए इनएक्टिव हो चुका है, सेल के अंदर के जो सेलुलर मशीनरी है वो क्रैश हो चुकी है, काम नहीं कर रही है। तो ये टोटल के टोटल न्यूक्लिक एसिड का बेस था, या न्यूक्लिक एसिड का एक तरह से ये कंक्लूजन था। तो पहले हम लोग डीएनए के बारे में पढ़ेंगे, फिर आरएनए के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं डीएनए है क्या। कहीं भी डीएनए अगर एक्टिव है तभी सेल की सारी मशीनरी काम कर रही है, अगर डीएनए एक्टिव नहीं है तो सेल की मशीनरी काम नहीं कर रही है। सेल के अंदर जो डीएनए होता है जिसको हम बोलते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसको हम बोलते हैं डीएनए। ठीक है, डीएनए को हम अनदर लैंग्वेज में मास्टर मॉलिक्यूल भी कहते हैं। मास्टर मॉलिक्यूल इन द सेंस दैट डीएनए ही पूरी की पूरी सेल को रेगुलेट करने का काम करता है, कंट्रोल करने का काम करता है, इसलिए इसको मास्टर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये डीएनए होता क्या है। सेल के अंदर डीएनए, पहले तो इसकी टाइप्स देखते हैं। दो तरह का डीएनए होता है, प्रोकैरियोटिक डीएनए, यूकैरियोटिक डीएनए। पहले इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। पहले टाइप्स देखते हैं डीएनए का। एक होता है प्रोकैरियोटिक डीएनए। एज यू नो, नाम से क्लियर है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर पाए जाने वाले डीएनए को हम क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक। एंड यूकैरियोटिक के अंदर पाए जाने वाले को क्या बोलेंगे? यूकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक डीएनए होता है वो मतलब सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर एक न्यूक्लियाइड होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता है। बीच का जो सेंट्रल रीजन का साइटोप्लाज्म होता है कंडेंस हो जाता है। कंडेंस होने के बाद उसी के अंदर डीएनए उसका लोकेटेड होता है। कह भी सकते हो कि साइटोप्लाज्म में होता है। और यूकैरियोटिक में डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो प्रोकैरियोटिक में कहाँ लोकेटेड होता है? लोकेटेड इन न्यूक्लियाइड ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के न्यूक्लियाइड में होता है। और ये कहाँ लोकेटेड होता है? लोकेटेड इन न्यूक्लियस। इसीलिए इसको न्यूक्लियर डीएनए भी बोलते हैं। हालांकि इसमें भी दो तरह का डीएनए होता है, न्यूक्लियाइड में होता है। दूसरा, न्यूक्लियाइड के अंदर डीएनए के अलावा डीएनए जो होता है वो डबल हेलिकल सर्कुलर होता है। जो प्रोकैरियोटिक डीएनए होता है वो कैसा होता है? डबल हेलिकल सर्कुलर। ये प्रोकैरियोटिक डीएनए है। जो यूकैरियोटिक डीएनए होता है वो डबल हेलिकल लीनियर, ये यूकैरियोटिक डीएनए होता है। यानी प्रोकैरियोटिक डीएनए कैसा होगा? डबल हेलिकल, सर्कुलर और नेक्ड। इसका मीनिंग देखो क्या होता है। डबल, इसको बोलते हैं डबल हेलिकल, यानी दो हेलिक्स हो गए। इसके दो हेलिक्स हैं, एक ये हेलिक्स हो गया, ये दूसरा हेलिक्स हो गया इसका। एक ये दो हेलिक्स हो गए। सर्कुलर इन द सेंस दैट चारों तरफ से सर्कुलर होता है। इसको हम नेक्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि पढ़े हो गए +1 में, मैंने बताया भी था कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एक प्रोटीन है जिसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन, वो एब्सेंट होता है। तो जो प्रोकैरियोटिक डीएनए होता है वो यूकैरियोटिक से इसलिए डिफर होता है क्योंकि प्रोकैरियोटिक डीएनए जो होगा वो कैसा होगा? डबल हेलिकल, सर्कुलर और नेक्ड। नेक्ड इन द सेंस दैट हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट। प्रोकैरियोटिक डीएनए जो होगा वो कैसा होगा? डबल हेलिकल, सर्कुलर एंड नेक्ड। नेक्ड इन द सेंस दैट हिस्टोन प्रोटीन क्या होगा? हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होगा। हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होगा। ठीक है। अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें
तो यूकैरियोटिक डीएनए में कैसा होगा, यूकैरियोटिक डबल हेलिकल लीनियर, यानी कि इस तरह से होगा। और दूसरा क्या होगा, विथ हिस्टोन प्रोटीन, विथ हिस्टोन प्रोटीन। और ये क्या था, विदाउट हिस्टोन प्रोटीन, विदाउट हिस्टोन प्रोटीन, यानी हिस्टोन प्रोटीन क्या था, एब्सेंट था। अब इसका क्या असर होगा, जो ये डबल हेलिकल सर्कुलर था इसका असर ये हो जाता है कि हिस्टोन प्रोटीन नहीं होने के कारण डीएनए की क्वाइलिंग नहीं हो पाती है, या ये कहो कि हिस्टोन प्रोटीन नहीं होने के कारण डीएनए से क्रोमोसोम्स नहीं बन पाता है इसमें, जिसके कारण डीएनए ही रेप्लिकेट होता है, डीएनए ही खुद एक मतलब जनरेशन से दूसरी जनरेशन या वन टू नेक्स्ट जनरेशन खुद डीएनए ही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी ऑन करता है। जबकि हमारे में डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, क्रोमैटिन फाइबर। यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, डीएनए होता है और प्लस हिस्टोन प्रोटीन, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, तो पहले बनाते हैं क्रोमैटिन फाइबर, और यही क्रोमैटिन फाइबर जब सेल डिवीजन होना होता है तो कंडेंस हो जाती है, क्वाइल हो जाती है, कंडेंस होकर रॉड शेप स्ट्रक्चर बनाती है, दैट इज कॉल्ड क्रोमोसोम्स। दीज क्रोमोसोम्स ट्रांसमिट जेनेटिक हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें क्या होगा, डीएनए डायरेक्ट ट्रांसमिट देयर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम या हेरिडिटरी मतलब इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। तो इसमें क्रोमोसोम नहीं बनते हैं, क्रोमोसोम्स डू नॉट फॉर्म्ड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, एब्सेंस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, हाँ, हिस्टोन की जगह इसमें नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है, दैट इज कॉल्ड पॉलीएमीन्स। हिस्टोन प्रोटीन की जगह कैसा प्रोटीन होता है इसमें, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, और उस नॉन हिस्टोन प्रोटीन का नाम है पॉलीएमीन, पॉलीएमीन्स होते हैं इसमें। ठीक है, अब देखो जो प्रोकैरियोटिक डीएनए होता है इसके भी दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन होते हैं ये देख लो। एक न्यूक्लियाइड डीएनए, वो डीएनए जो कहाँ होता है, इसके न्यूक्लियाइड में होता है। वो डीएनए जो न्यूक्लियाइड में नहीं होता है उसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल बोलते हैं हम। अब प्रोकैरियोटिक में दो तरह के डीएनए होते हैं, कौन कौन, एक होता है न्यूक्लियाइड डीएनए, प्रोकैरियोटिक डीएनए, यह है यूकैरियोटिक डीएनए, और दूसरा जो होता है वो होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है इसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड, और जो न्यूक्लियाइड डीएनए होता है ये ट्रांसमिट हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, रेगुलेट सेलुलर मेटाबॉलिज्म। तो क्या कह सकते हो इसको, रेगुलेट सेलुलर मेटाबॉलिज्म, सेलुलर मेटाबॉलिज्म एज वेल एज ट्रांसमिट जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। और ये क्या करता है, प्रोवाइड रेजिस्टेंस, प्रोवाइड रेजिस्टेंस। अब क्या होता है, पढ़ा होगा एंटीबायोटिक। एक बैक्टीरिया दूसरी बैक्टीरिया के लिए कुछ ऐसे, या एक बैक्टीरिया कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस सिंथेसाइज करता है जो दूसरी बैक्टीरिया को ग्रो नहीं होने देता या दूसरी बैक्टीरिया के ग्रोथ को इनहिबिट करता है, दैट केमिकल आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स आर दोज सब्सटेंसेस दैट आर सिंथेसाइज्ड बाय वन माइक्रोब्स एंड हार्मफुल फॉर अदर माइक्रोब्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। एंटी मीन्स अगेंस्ट, बायोटिक मीन्स एनिमल। Antibiotics are synthesized by either bacteria or plasmid, sorry, fungi.
इसके अलावा सम एंटीबायोटिक्स आर ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम सम एल्गी से भी मिलते हैं, कुछ टेरिडोफाइट से मिलते हैं, ब्रायोफाइट्स में भी पड़ा होगा। स्फैग्नम एंटीबायोटिक एंटीसेप्टिक नेचर का होता है, लेकिन मेजर जो एंटीबायोटिक का सिंथेसिस करते हैं वो या तो बैक्टीरिया करते हैं या तो फंजाई करते हैं। तो दो प्रोकैरियोटिक डीएनए होता है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड, और दूसरा न्यूक्लियाइड डीएनए जो उसका एक्चुअल या अपना डीएनए होता है, अपना जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है। एक चीज़ ध्यान रहे, प्लाज्मिड को नॉन वाइटल डीएनए बोलते हैं। अगर सेल के अंदर, जैसे बैक्टीरियल सेल है, सपोज दैट ये बैक्टीरियल सेल है, इस बैक्टीरियल सेल में अगर हम प्लाज्मिड को निकाल दें तो कुछ नहीं होगा। मान लो सपोज दैट ये क्या हो गया, इसका प्लाज्मिड हो गया, और दूसरा वाला क्या हो गया, इसका ये इसका डीएनए हो गया। अब इसमें ये होगा कि प्लाज्मिड को अगर हमने निकाल दिया बैक्टीरियल सेल से, ये क्या हो गया, तो न्यूक्लियाइड डीएनए है, ये न्यूक्लियाइड डीएनए है, ठीक है। और दूसरा वाला क्या है, तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। दूसरा वाला क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है। ध्यान रहे, अगर हम प्लाज्मिड को निकाल दें तो सेल के अंदर कोई असर नहीं होगा, लेकिन इस डीएनए को निकाल दें तो सेल ये क्रैश हो जाएगा, सेल डैमेज हो जाएगा, सेल की मेटाबॉलिज्म खत्म हो जाएगी। तो जो न्यूक्लियाइड डीएनए होता है, ये इसके वाइटल रोल होते हैं। वाइटल यानी एसेसरी है, कंपलसरी है ये रहना। और जो प्लाज्मिड होता है वो नॉन वाइटल होता है। नॉन वाइटल मीन्स इसका रहना कोई कंपलसरी नहीं है। अगर रहेगा तो बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस देगा, नहीं रहेगा तो रेजिस्टेंस नहीं देगा, लेकिन बैक्टीरिया मरेगा नहीं। मरेगा तब जब वो पर्टिकुलर केमिकल मिलेगा, अदरवाइज नॉर्मली लाइफ जी सकता है वो। क्लियर। तो दो होते हैं। उसी तरह प्रोकैरियोटिक में भी दो होते हैं। कहाँ कौन कौन होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं, ये देखिए। जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है इसमें भी दो तरह के डीएनए होते हैं। एक होता है इसमें जिसको हम बोलते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, उसको बोलेंगे न्यूक्लियर डीएनए, उसको बोलेंगे न्यूक्लियर डीएनए, ठीक है। दूसरा ऐसा जो न्यूक्लियस के बाहर होता है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। इस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए को ऑर्गेनेली डीएनए बोलते हैं। ऑर्गेनेली डीएनए कहाँ कहाँ होता है, तो एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में, और दूसरा होता है क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रहे, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाने वाला डीएनए डबल हेलिकल सर्कुलर होता है, लाइक बैक्टीरियल डीएनए। इसका जो डीएनए होता है वो डबल हेलिकल सर्कुलर होगा, कैसा, बैक्टीरियल डीएनए के अंदर। और जो न्यूक्लियर डीएनए कहाँ होगा, फाउंड इन न्यूक्लियस, और ये कैसा होगा, डबल हेलिकल सर्कुलर होगा, ठीक है। डबल हेलिकल सर्कुलर, लीनियर होगा। इसको हम क्या बोलेंगे, डबल हेलिकल लीनियर, इसको बोलेंगे डबल हेलिकल लीनियर, ठीक है। तो ये जो बैक्टीरिया का हमारे जो डीएनए होता है वो क्रोमोसोमल मतलब न्यूक्लियर डीएनए है, और ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। तो हमारे में भी दो तरह के डीएनए होते हैं। अब ध्यान रहे, जो ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए होता है जिसको बोलते हैं डबल हेलिकल सर्कुलर लाइक बैक्टीरिया, इट प्रूव्स दैट यूकैरियोटिक सेल ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल। पूछा जाता है कि वो कौन सा कैरेक्टर है जो अभी भी हमारे में प्रोकैरियोटिक है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए या एम्प्टी डीएनए। इसको क्या बोलेंगे, एम्प्टी डीएनए, एम्प्टी डीएनए बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए या सीएच डीएनए, क्लोरोप्लास्ट डीएनए। अभी भी यूकैरियोटिक सेल में दो तरह के डीएनए होते हैं। अगर प्लांट सेल होगा तो उसके न्यूक्लियस का डीएनए, न्यूक्लियर डीएनए, और क्लोरोप्लास्ट का डीएनए प्लस माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। अगर एनिमल सेल होगा तो न्यूक्लियर डीएनए प्लस माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, एम्प्टी डीएनए। अब ये एम्प्टी डीएनए की क्या खासियत होती है ये सुन लो। ये सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के लिए
प्रोटीन सिंथेसिस करता है, जिसके कारण क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया को सेल के डीएनए के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता है। ये अपना सिंथेसिस खुद करते हैं, अपना डिवीजन खुद करते हैं, एक सेल की तरफ बिहेव करते हैं। इसीलिए इन दोनों को सेल विद इन सेल भी बोलते हैं। दूसरा, अपने सेल्फ डिवाइड भी हो जाते हैं प्रोटीन सिंथेसिस करके, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक नेचर होता है, इसलिए इसको प्रोकैरियोटिक ओरिजिन बोलते हैं। चौथा नाम दोनों का अलग अलग होता है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस हो गया, क्लोरोप्लास्ट किचन ऑफ प्लांट हो गया। 3 नाम दोनों के कॉमन है, सेल विद इन सेल, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल और प्रोकैरियोटिक ओरिजिन। तो अभी भी हमारे में प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है। इट मीन्स प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल। क्लियर? तो ये डीएनए का था अकरेंस कि डीएनए कहाँ कहाँ होता है, क्या क्या करता है। अब डीएनए का हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि आखिर डीएनए होता कैसा है कि ये सारे के सारे काम करता है। स्ट्रक्चर को नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करते हैं।